गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे, हम लोग बीमारियों की सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनके क्या करेक्टर हैं, कौन कौन से इन्फेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन सा इन्फेक्टेड सिस्टम्स होता है और क्या इसकी वैक्सीन हो सकते हैं, क्या इसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चे, जब भी कहीं बात होती है कि सर ये बीमारियां क्या होती है, तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में या पार्ट 1 में ही आपको ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। बीमारियां क्या होती हैं, जेनेटिक बीमारियां क्या होती हैं, वायरस से होने वाली और बैक्टीरिया से होने वाली, ये सारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। देन उसके बाद हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। और कितनी बीमारियाँ आपके पढ़ेंगे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया, दूसरी पढ़ेंगे बच्चे स्लीपिंग सिकनेस, तीसरी पढ़ेंगे फाइलेरिया, फोर्थ पढ़ेंगे काला आजार, फिफ्थ पढ़ेंगे डायरिया और फिफ्थ आपके पढ़ेंगे बच्चे कौन सी, तो आपको बोलना है प्रोडोडोंटिस। ठीक है बच्चे, ये आपको बीमारियों के कुछ नाम्स हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक बीमारी को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चे, अगर आपसे पहली बीमारी के बारे में पूछे तो पहली बीमारी कौन सी है, आपको बोलना है प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली जो पहली बीमारी है दोस्त, उसको हम लोग मलेरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, मलेरिया। अच्छा, मलेरिया में 2-3 चीज़ें आपको देखने को ये मिलेंगी कि सब मलेरिया में जो मल होता है और एरिया, मल का मतलब होता है स्वाम्प, मल का मतलब क्या होता है बच्चे, स्वाम्प, यानी कि खराब क्षेत्र या फिर दलदली इलाका, या फिर बोल दो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, बदबू होती है या फिर बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, उसको हम लोग स्वाम्प बोलते हैं। और एरिया का मतलब होता है स्पेस, यानी कि जगह। तो ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे क्या होती है, आपको बता देना कि कीचड़ होता है, वहाँ पर ये बीमारियाँ ज़्यादा पनपती हैं। मलेरिया के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से फैलती है। बच्चे, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, क्योंकि ये प्रोटोजोअल वाली बीमारियाँ है तो उस प्रोटोजोआ का नाम आपसे पूछा जाएगा। और उस प्रोटोजोआ का नाम है बच्चे प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, आपको बता देना बच्चे, ये प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। इस तरीके से आपको क्या करना बच्चे, याद रख लेना है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम के बाद जब हम आगे की तरफ बात करते हैं कि सर ये जो प्रोटोजोआ होता है किससे होता है बच्चे, तो आपको बता देना है कि जो मलेरिया होता है एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सर इसका वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्या लिखना है बच्चे, एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो होता है, यानी कि मादा मच्छर होता है। तो अगर इसका वेक्टर पूछे कि ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में कौन ले जाता है, वेक्टर यानी कि बच्चे वाहक, तो वाहक में आपको किसका नाम लिखना है, आपको लिखना है फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है बच्चे, इसको क्या लिखना है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्लियर है। चलो, अब फिर थोड़ा इसे आगे से जाते हैं कि सर जो प्लाज्मोडियम है, केवल प्लाज्मोडियम ही एक ऐसी स्पीसीज नहीं है प्रोटोजोआ की जो क्या करता हो, मलेरिया करता हो। इनके अलावा भी अगर आपसे पूछे कि और कौन कौन सी स्पीसीज हैं, तो लगभग 60 स्पीसीज हैं बच्चे, 60 स्पीसीज हैं। फाल्कीपेरम है, बाइवेक्स है ना। अगर आपसे चाहें तो आपसे लिख सकते हो, एक तो हो जाती है फाल्सीपेरम है, ये होता है। एक बच्चे आपकी कौन सी होती है, आपको हिंदी में लिख दें फाल्सीपेरम, ये एक स्पीसीज होती है, किसकी, प्रोटोजोआ की होती है। एक वाइवेक्स होती है बच्चे, वाइवेक्स, ये भी स्पीसीज है किसकी, तो आपको बता देना है बच्चे, ये वाइवेक्स स्पीसीज भी आपकी किसकी है, एक प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, जो हमेशा क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। इनके अलावा भी अगर कभी आपसे और पूछ ले कि सर ओबेली है और एक मलेरी है बच्चे, एक ओबेले है, एक ओबेले, अगर आप चाहो तो इसको ओबेले भी पढ़ सकते हो, चाहे तो ओबेल पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा एक मलेरी भी है बच्चे, मलेरी। ठीक है, एक मलेरी भी होता है। तो कहने का कुल मिला के मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्लाज्मोडियम कौन से हो, इसी से हो। तो बच्चे, इसके करने की जो स्पीसीज हैं, या तो वाइवेक्स हो सकती है, ओबेल हो सकती है, मलेरी हो सकती है, फाल्सीपेरम हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा ये खतरनाक होती है, वाइवेक्स खतरनाक होती है बच्चे। अगर इससे मलेरिया हो गया तो आपके बॉडी में होगा क्या बच्चे, मलेरिया एक बुखार है, और बुखार कोई भी होता है तो आपको बता देना कि जब भी बुखार होता है तो हमेशा एक चीज़ की कमी हो जाती है, जिसको आप लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स, यानी कि हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी या बिम्बाणुओं की कमी हो जाती है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। कोई भी बुखार हो बच्चे, उसमें क्या कम हो जाता है, तो आपको बता देना है कि बच्चे हमेशा प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है,
फिर आगे की तरफ चलते हैं कि सर ये बोला जाता है कि सबसे पहले ये जो बीमारी है ये फीमेल एनाफ्लीज मच्छर से हुई थी, ये किसने बताया था? तो बच्चे बता देना है कि एक ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर थे रोनाल्ड रोस, है ना, एक ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर थे। कौन थे बच्चे? आपको बता देना है ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर। तो ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर जिनका नाम था रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मलेरिया होता है किसके काटने से फैलता है? तो दोस्त आपको बताना है कि ये मच्छर के काटने से, और कौन से मच्छर के? एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है बच्चे, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भैया ये जो मच्छर होता है इसके साइकिल बताइए, जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी साइकिल बताइए। कभी कभी इनकी लाइफ साइकिल पूछ लेता है कि इनके होस्ट होते हैं। तो भैया ये जो मच्छर होता है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, कुछ हमारे अंदर रहता है, कुछ मच्छरों के अंदर रहता है। मच्छरों के अंदर रहता है तो बच्चे वो अलग होस्ट होता है, हमारे अंदर ये रहता है तो अलग होस्ट होता है। हालांकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये बच्चे किसके अंदर पाया जाता है? तो आप बोलना मंकी के अंदर पाया जाता है, और मंकी को बोला जाता है रिजर्वायर होस्ट। ये जो प्लाज्मोडियम है ना बच्चे, ये प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होते, पहले कहाँ था? आपको बोलना है कि बंदरों में। बंदरों में इसको बोला जाता है रिजर्वायर होस्ट। बंदरों को क्या बोला जाता है? रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट का मतलब कि अगर उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके रह ले लेकिन उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये प्लाज्मोडियम कितना भी बंदर के ऊपर रहा है, बंदर को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर बंदर से कहाँ पहुंचता है? मच्छरों में पहुंचता है। मच्छरों में एक उसका होस्ट हो जाता है ना। और मच्छरों के ऊपर ये क्या करते हैं बच्चे? तो आपको बता देना है कि मच्छरों के ऊपर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। और यानी कि जो सेक्सुअल फेज होता है वो मच्छरों के ऊपर कंप्लीट करता है, और बाकी का जो फेज होता है वो हमारे ऊपर कंप्लीट करता है। कौन? प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है? मलेरिया होता है। अब मलेरिया की एक दवा आती है बच्चे कि मलेरिया का दवा का क्या नाम है? तो बता देना है कुनैन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कुनैन, यानी मलेरिया से एक दवा प्राप्त की जाती है जिसका नाम है कुनैन। और कुनैन कहाँ से निकाली जाती है? तो बता देना बच्चे सिनकोना प्लांट से। सिनकोना प्लांट से, यानी कि एक पौधा है जिसका नाम है क्या? सिनकोना पौधा, जिसका नाम है सिनकोना पौधा। सिनकोना पौधा। इस सिनकोने पौधे की जो छाल होती है ना बच्चे, उस छाल को निकाल के उसको पीस कर उसका रस निकाल के पीते हैं, जिससे कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन दवा बनाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा बच्चे कि ये बताओ मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 अप्रैल को किया जाता है। तो आपको एक और क्वेश्चन बन गया कि बच्चे यहाँ से बताओ मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब बच्चे? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को किया जाता है। लक्षण पूछे कि भैया इसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी में? अगर किसी को मलेरिया होती है तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको बताना है, पहला करेक्टर तो बच्चे फीवर ही होता है। क्या होता है? फीवर। दूसरा बच्चे खून की कमी हो जाती है, एनीमिया यानी WBC कम हो जाती है, हेडेक होता है, लीवर में इन्फेक्शन होता है। ये सारे के सारे किसके करेक्टर हैं बच्चे? मलेरिया के करेक्टर हैं। क्या क्या बताए हैं मैंने? सबसे पहले आपको बताना है कि हमारे अंदर बुखार आता है। बुखार आने पर हमारी RBC प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर और क्या हो सकता है? हेडेक होता है, यानी कि सर दर्द होता है, और सिर दर्द होने के साथ साथ ही आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है मलेरिया से। कितनी चीज़ें ध्यान रखना है बच्चे? मलेरिया से पहले तो आपको ये ध्यान रखना है किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? बंदरों के ऊपर। बंदर को क्या बोला जाता है? रिजर्वायर होस्ट। फिर ये प्लाज्मोडियम बंदरों से आता है मच्छर में, मच्छर में अपने सेक्सुअल लाइफ को कंप्लीट करता है, वहाँ से पहुँचता है हमारे अंदर एक कंप्लीट लाइफ सर्वाइव करता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या कर देता है? हमको मलेरिया कर देता है। अच्छा, इस जो प्लाज्मोडियम है इसकी 4-5 स्पीसीज हैं। कौन सी? फाल्सीपेरम है, बाइवेक्स है, ओबियल है, मलेरी है। इनमें से कोई भी आपके अंदर मलेरिया कॉज कर सकता है। फिर आज मलेरिया की एक दवा है कुनैन, कहाँ से निकाली जाती है? सिनकोना पौधे की छाल से। कब मनाया जाता है मलेरिया दिवस? 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। ये जो बीमारी है ये किस मच्छर के कारण होती है? एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के कारण। और फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है। बताने वाले कौन थे? तो आपको बता देना है, एक ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर थे रोनाल्ड रोस, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है दोस्त, ये हो गई हमारी ये वाली बीमारी। अगली बीमारी की तरफ हम बढ़ें तो बच्चे अगली बीमारी कौन सी है? आपको बता देना है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इसको बोला जाता है अधिक नींद वाली बीमारी, या अधिक जिसमें क्या आती है बच्चे? नींद आती है, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चे ये भी एक प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्रिपनोसोमा।
अगर नींद की बीमारी का हम बात करें कि सर कौन से प्रोटोजोआ से होती है, तो बच्चे इसके प्रोटोजोआ का नाम आपको याद होना चाहिए। इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा है, तो बता देना है कि बच्चे इसका जो प्रोटोजोआ है वो ट्रिपनोसोमा। कौन सा है? ट्रिपनोसोमा। ये बच्चे एक क्या है, तो बता देना है आपको प्रोटोजोआ है। कौन सा? ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा। ये ट्रिपनोसोमा एक क्या है, आपको बता देना है कि बच्चे ये आपका क्या है, बीमारी कॉज करने वाला प्रोटोजोआ है। कौन सी बीमारी करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम लोग नींद की बीमारी बोलते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ है एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से फैलेगा, इसको बच्चे वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर बोले तो वाहक। तो बता देना है इसमें एक फ्लाई होती है, सीसी फ्लाई, हम उसको नाम देते हैं बच्चे सीसी फ्लाई, है ना। हिंदी में भी क्या बोलेंगे बच्चे? सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी। इस सीसी मक्खी से बच्चे क्या फैल जाता है, तो आपको बता देना है इससे फैल जाता है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में। ये नींद की बीमारी है, इसमें अधिक नींद आती है। होगा क्या बच्चे, जब भी नींद आएगी तो आपके अंदर क्या होगा, सिम्टम्स पूछे जाएंगे कि भैया जब ज़्यादा नींद आती है तो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे आपको बता देना है कि सिम्टम्स में अगर आपसे पूछा जाए, यानी लक्षण में बच्चे पूछा जाए, तो पहला लक्षण ये होता है कि आपको सीवियर स्लीपिंग होता है। सीवियर स्लीपिंग यानी कि बहुत नींद आती है, अधिक नींद आना। आप कैसे बोल सकते हो बच्चे? अधिक नींद आना। एक तो ये लिख सकते हो बच्चे। दूसरा लिख सकते हो कि आपके अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है आपके अंदर, आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो कि सर जो हमारा बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि व्यवहार चेंज हो जाता है। और जब व्यवहार चेंज हो जाता है इट मीन्स व्यवहार क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। और जब व्यवहार बदल जाता है तो भैया हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्फ्यूजन, यानी कि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है। तो इस बीमारी में यानी साइंस के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि आपको कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोना है। बट इससे ज़्यादा अगर आप सो रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, तो अगर आपसे प्रभावित तंत्र पूछे कि भैया इस बीमारी से कौन सा प्रभावित तंत्र होता है, तो आपको बताना बच्चे तंत्रिका तंत्र। कौन सा बता देना है? तंत्रिका तंत्र बता देना है। इज दैट क्लियर? कौन सा तंत्र बच्चे? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इतना आपको लिखना है इस बीमारी से। इतना हो जाएगा, काम हो जाएगा बेटा। अगली बीमारी की तरफ चलेंगे बच्चे। अगली बीमारी है फाइलेरिया। क्या बोलते हैं बच्चे? फाइलेरिया। इसको जनरली हम लोग हाथी पाँव भी बोल सकते हैं कि ये हाथी पाँव बीमारी है। बहुत सारे लोग बोलते भी इसको क्या, हाथी पाँव। किसके कारण होती है बच्चे? फाइलेरिया, या इसी को बच्चे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। अगर चाहो तो आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव। क्लियर बच्चे? ये भी एक प्रोटोजोआ से होती है। ये भी किससे होती है बच्चे? एक प्रोटोजोआ से होती है। अगर इसके प्रोटोजोआ का आपसे नाम पूछे कि बच्चे इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा इसके नाम पूछ लेता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो बच्चे अगर इसका प्रोटोजोआ का नाम पूछे तो इसके प्रोटोजोआ का नाम है बुचेरिया, बुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी, बुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। क्या होता है बच्चे? तो आपको बोलना है बुचेरिया ब्रोंक्राफ्टी, ब्रोंक्राफ्टी। आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये भी किसके काटने से फैलता है बच्चे? ये भी एक मच्छर के काटने से ही फैलता है, जिसका नाम है फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगर इसका वेक्टर पूछे बच्चे, वेक्टर यानी कि वाहक, तो इसके वाहक में आपको नाम लिख के आना है क्या? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। यानी कि मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स
मच्छर। तो ये दो आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ कौन सा? बुचेरिया ब्रोंकाइफिटी। वाहक अगर पूछे तो मादा क्यूलेक्स मच्छर यानी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। होगा किस बीमारी में बच्चे? लिम्फ, आपके जो पैर होता है इसमें लिम्फ हो जाता है। लिम्फ मतलब ये देखो सूजन टाइप की, पूरे के पूरे पाँव में सूजन हो जाती है, तो इसको बोला जाता है। अगर आपसे लक्षण पूछे कि भैया इसके लक्षण बता दीजिए, तो आपको केवल एक ही सिम्टम्स याद रखना है कि लिम्फ इन लेग, लिम्फ इन लेग। जो पाँव होता है बच्चे, पाँव में सूजन आ जाती है, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये दोनों में से किसी एक ही पाँव में होगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। और ये पाँव पूरा नीचे से लेकर पूरा थाई तक यानी कि जांग तक, ये पूरा पाँव कैसा हो जाता है बच्चे? मोटा हो जाता है। क्लियर है? बस इतनी चीज़ें यहाँ से याद रख लो, ये पूछा जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान देना। अगला अगर मैं आपसे पूछूं अगली बीमारी कौन सी है, तो बच्चे आपको बोलना है काला आजार। कौन सी बोला बच्चे? काला आजार। आपसे बोला जाएगा सर ये काला आजार, आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी जिसमें बहुत ही खतरनाक तरीके का डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है। इसमें इसके फेस में देखो बेटा, छोटे छोटे से स्पॉट, पैचेस या रेसेस या पस्ट्यूल्स, जो भी आप नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, और इसके बॉडी पे बन जाते हैं। होता किससे है? लेशमैनिया डोनोवनी से। किससे बच्चे? एक पैथोजन होता है, इसका पैथोजन बोले तो प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा। तो बच्चे अगर इसके प्रोटोजोवा का नाम पूछे तो बता देना है लेशमैनिया। क्या बोला जाता है बच्चे? लेशमैनिया। तो लेशमैनिया स्पेसीज भी लिखा सकता है, लेशमैनिया डोनोवनी भी लिखा सकता है, तो चाहे तो लिख देना लेशमैनिया डोनोवनी। ये बच्चे इसके कारण होती है लेशमैनिया डोनोवनी, डोनोवनी। मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में ही रटो तो बेहतर है, इंग्लिश में ही आपको क्या आएगा? पूछा जाएगा। तो लेशमैनिया इससे होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है? बोला हाँ जी, सैंड फ्लाई के द्वारा। क्या बेटा? सैंड फ्लाई के द्वारा। तो अगर इसका वेक्टर पूछे आपसे कि इसका वाहक कौन है, तो दोस्त आपको वाहक में नाम लिख के आ जाना है सैंड फ्लाई। क्या? सैंड फ्लाई। ठीक है, एक तो ये। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी में? बच्चे आपको बता देना कि इसमें हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन भी डैमेज होने लगता है। हमारे फेस पे क्या हो जाता है बच्चे? तो देखो छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, यानी इसका आपका डायरेक्टली ब्रेन पर इफेक्ट होता है। तो आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑन ब्रेन, इफेक्ट ऑन, ठीक है, ब्रेन। मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, सीधे सीधे किस पर बच्चे? मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है तो सर क्या? तो आपको पता है मेंटली इल। मेंटली इल मतलब दिमागी रूप से वो बीमार भी हो सकता है, उसको हम लोग जनरली भाषा में मेंटली इल लिख देते हैं। मेंटली इल, दिमागी रूप से बीमार, दिमागी रूप से बीमार। ठीक है, मेंटली इल मतलब दिमागी रूप से क्या हो जाता है बच्चे? बीमार हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर आगे आता है कि सर उसका और कुछ हो सकता है, हाई फीवर होता है। बिल्कुल बेटा, हाई फीवर, तेज बुखार आता है। तो आप लिख सकते हो, ये तो हाई फीवर का आप दूसरा करेक्टर जोड़ सकते हो कि सर इसमें तेज बुखार आता है, यानी कि हाई फीवर होता है, तेज बुखार। इसके साथ साथ बच्चे ठंडी लेके बुखार आता है, जिसको चिल्स कहा जाता है। अब देखो इसके बॉडी पर ये छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, आपने देख रहे हो ना, ये गांठें टाइप की जो दिख रही हैं, ये इसके पूरे फेस पे बन जाती हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मसल्स पेन भी होता है, यानी मांसपेशियों में बच्चे दर्द होता है, और पूरा का पूरा ये जो चेहरा खराब हो जाता है, जिसमें आप पस्ट्यूल्स बोलो चाहे पॉक मार्क्स बोलो, जैसे आपने चेचक में पढ़ा था ना, उस तरीके के इसमें लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। चलें आगे, अगली बीमारी की तरफ चलें दोस्त। तो अगली बीमारी कौन सी है? अगली बीमारी है अपनी डायरिया। कौन सी है दोस्त? डायरिया। अगर मैं डायरिया की बात करूं कि भैया ये डायरिया किससे होती है, ये होती है एंटोमोइबिया हिस्टोलाइटिका करके एक क्या होता है बच्चे? प्रोटोजोवा होता है, एंटोमोइबिया हिस्टोलाइटिका। ये एक प्रोटोजोवा होता है जिसके कारण ये डायरिया होता है। और डायरिया का मतलब क्या है तो बच्चे बता देना है कि उल्टी, दस्त, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें करेक्टर दिखाई देते हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, बिल्कुल। अगर आपने इनका जूठा पानी पिया या इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में गए डायरिया वाले के, तो जो प्रोटोजोवा होता है वो आपके बॉडी में क्या हो सकता है? इंजेक्ट कर सकता है। इनका जूठा खाने से, इनका जूठा पानी पीने से ये डायरिया आपके बॉडी में हो सकता है। तो बच्चे आपको लिखना है, ठीक है। चलें आगे। तो इसके अगर डायरिया आपसे पूछे कि डायरिया होता किससे है, तो जिससे होता है बच्चे उसको बोला जाता है पैथोजन। पैथोजन
क्या बोला जाता है बच्चे? पैथोजन, यानी कि रोग कारक या रोगजनक, रोग कारक या फिर बच्चे क्या? रोगजनक। किसके कारण होता है? तो आपको बोलना है एंटोमोइबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, एंटोमोइबा हिस्टोलाइटिका। तो आप ऐसे लिख सकते हो मायोबिया हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। ठीक है। अच्छा, इसका वेक्टर पूछे आपसे कि वेक्टर कौन है ये बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी में, यानी कि वाहक, तो आप डायरेक्ट बच्चे एक का नाम लिख सकते हो लिक्विड, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि लिक्विड। इनका जूठा आपको नहीं लेना है, यानी कि द्रव पदार्थ, द्रव के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आगे साथ साथ आपको ये भी हो सकता है कि बच्चे इनको खुले में शौच नहीं करने देना है, क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है ये कहीं भी ट्रांसमिट हो सकता है। अब आगे आ जाते हैं कि सर इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब भी डायरिया होती है। तो भैया आपको पता है बहुत अच्छे से लूज मोशन यानी कि दस्त होना। क्या होना बच्चे? दस्त होना। एक बच्चे दूसरा आपका करेक्टर यहाँ से बनेगा कौन सा? तो आपको बता देना है कि वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना। कौन सा हो सकता है? वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, उल्टी होना। ठीक है बच्चे। अच्छा, उल्टी होने के साथ साथ और इसमें क्या होता है? तो बच्चे बता देना कि छोटी आंत में इन्फेक्शन होता है। आप सीधा लिख सकते हो कि इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में क्या बोला जाता है? छोटी आंत में संक्रमण, या फिर आंत में संक्रमण भी लिख सकते हो, आंत में संक्रमण। हालांकि छोटी आंत में ज़्यादा होता है बच्चे। तो प्रभावित अंग में पूछे कि भैया इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, तो आपको लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और बच्चे अगर आपसे पूछे प्रभावित सिस्टम, प्रभावित सिस्टम, अफेक्टेड सिस्टम, ठीक है, प्रभावित तंत्र पूछा जाएगा तो बता देना है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, क्योंकि छोटी आंत हम किस में पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में ही पढ़ते हैं ना। छोटी आंत में भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चे, चलो आगे की तरफ अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा अगली बीमारी कौन है, लो भाई अगली बीमारी की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने अगली बीमारी दी गई है जिसको पायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? पायरिया बोलते हैं। अच्छा, पायरिया के बारे में ये बोला जाता है कि पायरिया का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम रूट पार्ट ऑफ टीथ। हमारे जो दांतों का रूट पार्ट होता है ना बच्चे, ये देखो नॉर्मल दांत है, ये पायरिया वाला दांत है, और ये वाला अगर रूट कैनाल वाला जो एरिया होता है यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, यानी कि आपके अंदर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली भाषा में? पायरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ, पैथोजन पूछे तो एंटोमोइबिया जिंजीविटिस होता है। इसका पैथोजन मतलब ये किससे होता है? तो बच्चे आपसे पैथोजन ही पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? पैथोजन पूछेगा। पैथोजन में आपको क्या याद रखना है? तो बच्चे पैथोजन में याद देखो मैं बताता हूँ। पैथोजन यानी कि रोगजनक, रोगजनक में आपको याद रखना है एंटोमोइबा जिंजीविटिस, जिंजीविटिस, एंटोमायोबिया जिंजीविटिस, जिंजीविटिस, एंटोमोइबिया जिंजीविटिस होता है। होगा क्या? तो बता देना बच्चे गम ब्लीडिंग। क्या होता है? गम ब्लीडिंग। भैया यहाँ पर लक्षण आपसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यानी कि मसूड़ों से क्या आना? खून आना, गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। ठीक है बच्चे। एक जहाँ दांत लगे होते हैं ना, ये वाला एरिया, ये मसूड़े का एरिया, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है। देखो ये अगर आप देख पा रहे हो तो बच्चे ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, तो आप लिख सकते हो स्वेलिंग इन गम्स। क्या लिख सकते हो बच्चे? स्वेलिंग इन गम्स, मसूड़ों में सूजन आना। आप दूसरा लिख सकते हो बच्चे, एक तो ब्लड आता है और मसूड़ों में बच्चे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन। और बच्चे जब भी हम भोजन को चबाते हैं, जब भी हम भोजन को पीसते हैं तो हमें दर्द होता है।
जब भी भोजन को पीसते हैं या चबाते हैं तो हमें दर्द होता है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बच्चे मेंस नहीं लिखना है, आपको केवल आपको वन लाइनर से पॉइंट चाहिए था। आपको एक नंबर जहाँ से भी मिले उस नंबर को लो और उससे आगे बढ़ जाओ। आपको ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्त, चलें फिर अब चलते हैं अगली बीमारी पर। अगली बीमारी कौन सी है? आई थिंक अब वो भी डिसीज़ पढ़ना है बच्चे जो किसके होते हैं, कवक डिसीज़ होती हैं। अभी तक हमने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां पढ़ी हैं। अब आपको पढ़ना है किससे, तो आपको बता देना है दोस्त, कवक से होने वाली यानी फंगस से होने वाली कितनी बीमारियां पढ़ना है। देखो, रिंग वर्म जिसको दाद बोलते हैं, स्कैबीज जिसको खाज बोलते हैं, बालनेस जिसको गंजापन बोलते हैं, एथलीट फुट मतलब हाथी पाँव इसको बोल सकते हैं, हालांकि हाथी पाँव नहीं है, इसको बोल सकते हैं पाँव में क्या होना बच्चे, दाद होना, पाँव में दाद होना। और अस्थमा तो आप जानते हो कि अस्थमा होता है। अब एक एक करके मैं बीमारी की बात करूं। अगर बच्चे आपसे बात करूं कि सर ये रिंगवर्म क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जितने भी आपकी ये फंगस वाली बीमारियां हैं, मोस्ट ऑफ बीमारियां आपकी स्किन को ही इन्फेक्ट करेंगी, आपकी त्वचा को ही इन्फेक्ट करेंगी। जितने भी आपकी मोस्ट ऑफ कवक से होने वाली बीमारी है, फंगस से होने वाली हैं, ये किसको इन्फेक्ट करेंगी, त्वचा को। तो बच्चे ये किसका इन्फेक्शन है, तो बोलना कि ये जो रिंगवर्म होती है जिसको दाद बोलते हैं, ये फंगल का इन्फेक्शन है। किसका? फंगल का इन्फेक्शन है, यानी कवक का संक्रमण है, कवक का संक्रमण। और अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें होता क्या है बच्चे, एक चारों तरफ एक गोल चकत्ता बन जाता है ऐसे स्किन पर। जहाँ भी दाद होती है वहाँ पर ये फंगस अपना अटैक करता है, यानी कि जो नमी वाला क्षेत्र होता है, जैसे आपके अंडा आर्म्स वाले पार्ट्स होते हैं, है ना, आपके गर्दन वाला पार्ट्स होता है, आपके बगल वाला साइड वाला पार्ट होता है, जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है, जहाँ पर नमी बनी रहती है, वहाँ पर ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो करता है और आपकी स्किन पर इस चारों तरीके का चकत्ता बना लेता है। और इस चकत्ते में जो चारों तरफ होता है, यहाँ देखना छोटे छोटे पस्ट्यूल्स बन जाते हैं जिसमें पस बनी रहती है, यानी मवाद बनी रहती है। जिसको आप खुजलाते हो ना, ये बहुत ज़्यादा अधिक इचिंग करता है। जब आप खुजलाते हो तो ये फूट जाते हैं और जितनी जगह इसका लिक्विड फैल जाएगा ये दाद फिर फैलती जाएगी। यानी कि जब भी हम इसको कुरेदते हैं या नाखूनों से कुरेदते हैं तो ये लगातार क्या होती जाती है बच्चे, बढ़ती जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सर की होती किससे, ट्राइकोफाइटोन से होती है बच्चे, माइकोस्पेरम से भी होती है। तो आप ट्राइकोफाइटोन भी याद रखना कि कौन सी फंगस से होती है। अगर आपसे फंगस का नाम पूछे, कवक का नाम पूछे, तो बच्चे ट्राइकोफाइटोन जिससे सबसे ज़्यादा होती है, ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन इससे सबसे ज़्यादा होती है बच्चे। तो आप लिखना ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी से हो, इसके अलावा और भी स्पीसीज होती हैं, जैसे माइकोस्पोरम भी होती है। तो चाहो तो उसको भी लिख सकते, लो भाई लिख दो माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम। तो बच्चे इसको लिख सकते हो माइकोस्पोरम। ठीक है, क्या लिखना है बच्चे, माइकोस्पोरम। इसके कारण ये बीमारी हो जाती है कौन सी, दाद। हालांकि ये आपका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर लेता है तब जब आप इसको कुरेद देते हो, नाखून लगाते हो, इसको लगातार रीचिंग होती है और खुजलाते हो, तब ये हो जाती है। इसके लिए बच्चे आप उपाय क्या है, उपाय यही है बच्चे के कुछ सावधानियां हैं। गीले कपड़े नहीं पहनना है ना बच्चे। और जो भी आपके अंडर आर्म्स या अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको आपको डेली या हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम किस में धोना है, तो आपको बोलना है बच्चे कि ये धोना है आपको गर्म पानी में, ताकि वो फंगस का इन्फेक्शन क्या हो जाए, पूरी तरीके से हट जाए। और जो डॉक्टर सजेस्ट करता है तो डॉक्टर की सजेस्ट की हुई ट्यूब और जो टैबलेट्स होती हैं उनको लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है भाई, यानी कि हमें अपने बॉडी में ज़्यादा नमी नहीं रहने देना बच्चे। पसीना अगर ज़्यादा है तो उसको सूखा लेना चाहिए। दूसरी स्कैबीज होती है बच्चे जिसको खाज बोलते हैं। जनरली खाज का अगर करेक्टर देख पा रहे हो तो इसमें बच्चे जो चकत्ते बनते हैं पूरे बॉडी पे बनते हैं और पूरे बॉडी पे जो स्किन होती है ना, ये खुजलाती रहती है। देखो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पर भी हर जगह क्या हो जाती है, तो बच्चे आपको बता देना है कि ये खाज हो जाती है। हर जगह क्या हो जाती है बच्चे, खाज होता है। पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इधर ही हो। होती किससे है बच्चे, तो आपको बता देना है कि एक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से और एक एस्केरिस से। तो आप 2 जन से हो सकती है बच्चे। एक तो होती है, अगर इसका पैथोजन पूछे कि सर ये किसके कारण होता है, पैथोजन यानी कि रोगजनक बच्चे पूछे कि रोगजनक बताइए, तो रोगजनक में आपको लिखना है एस्केरिस। आप एक तो एस्केरिस याद रख सकते हो। अगर एस्केरिस ऑप्शन में नहीं है सपोज दैट, तो बच्चे आप याद रख सकते हो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटिस।
एस्परजिलस फ्यूमिंगेटिस। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एस्परजिलस फ्यूमिंगेटिस, फ्यूमिंगेटिस। और आपको बस यही ध्यान रखना है कि दाद और खाज में इतना ही अंतर है कि जो दाद होती है बच्चे वो चारों तरफ रिंग के फॉर्म में होती है और बढ़ती जाती है, और जो ये खाज होती है जिसको स्कैबीज बोला जाता है, ये पूरे बॉडी में ही छोटे छोटे स्पॉट बना लेगी और लगातार खुजलाहट होती है, इचिंग होती है पूरे बॉडी में। आपको नाखूनों से खुजाना नहीं है, तुरंत डॉक्टर से क्या कर लेना बच्चे, कंसल्ट कर लेना है। क्लियर है? बस इसमें इतना ही याद रखना है, केवल इसमें पैथोजन के नाम ही पूछे जाते हैं एग्जामिनर में, तो एग्ज़ाम के हिसाब से अपने को चलना है। लो भाई, अगली बीमारी है गंजापन। सबसे मेन मुद्दे की बीमारी है ये गंजापन। बहुत सारे लोग इससे क्या है बच्चे, परेशान हैं। गंजापन होता है क्यों है? डेंड्रफ के कारण। डेंड्रफ क्या है? टीनिया कैपिटिस। तो भैया अगर आपसे इसका पैथोजन पूछे कि इसका पैथोजन क्या है, रोगजनक, रोगजनक, तो बच्चे आपको इसमें रोगजनक केवल लिखना है टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। और टीनिया कैपिटिस का मतलब क्या है? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस एक कवक है बेटा, जिसको हम लोग डेंड्रफ बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरली भाषा में क्या बोल देते हैं बच्चे, डेंड्रफ, डेंड्रफ। अच्छा ये डेंड्रफ है क्या? बड़ी समस्या है सर। डेंड्रफ हमारे बालों में हो कैसे जाती है? आपको बोला है कि जब आप नहाने के बाद गीले बालों में तेल डाल लेते हो, है ना, गीले बालों में, यानी कि गीले बालों में आपको ऑयल नहीं लगाना है, गीले बालों में आपको तेल नहीं लगाना है, क्योंकि गीले बालों में अगर आपने तेल लगा लिया तो आपके बालों की जो नमी थी वो नहीं सूख पाती है, और नहीं सूख पाती है तो अंदर खोपड़ी में जहाँ से बाल उग रहे हैं वहाँ पर नमी बनी रहती है, तो नमी के कारण ये फंगस जिसको डेंड्रफ बोलते हैं ये जर्मिनेट कर जाती है, और जर्मिनेट वहीं पर करती है फंगस जहाँ पर नमी होती है, मॉइस्चर होता है। मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको गंजेपन जैसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो सबसे पहले आप अपने बालों के डेंड्रफ का इलाज करवाइए, यानी कि इस टीनिया कैपिटिस को हटाना पड़ेगा आपको, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है बच्चे? या फिर विटामिन B6 को भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा एक ऑप्शन आपके सामने है। अगली बीमारी क्या है तो बच्चे बता देना, एथलीट फीट, यानी कि ये देखो आप बोल सकते हो कि भैया पैरों में दाद होता है, इसका मतलब क्या है, पैरों में दाद, यानी नीचे की तरफ ये देखो, ये उंगलियों में सड़न जैसी कुछ आ जाना, नीचे जो दाद होती है कट जाना। और ये कब होता है? देखो बेटा, जब हम अधिकतर पानी में रहते हैं या ठंडियों के समय में जब हम पानी में रहते हैं लगातार, तो यहाँ पर नमी बनी रहती है और यहाँ पर ये फंगस ग्रो कर जाती है और काट देती है इसको। होता किससे है तो बता देना बच्चे आपको कि किससे होती है, टीनिया पैडिस से। किससे होती है दोस्त? टीनिया पैडिस से। तो इसका पैथोजन पूछे कि भैया इसका पैथोजन क्या है, इसका रोगजनक क्या है, रोग जनक, तो बच्चे रोगजनक पूछना है टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस। ये फंगस है, इसका नाम क्या है, टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस। अब ये जो टीनिया पैडिस है बच्चे, ये क्या है, एक रोगजनक है, कवक है, जो लगातार आप पानी में जब रहते हो तो देखो इस तरीके से ये जैसे सड़ जाते हैं ना, वाइट वाइट कलर के बन जाते हैं बच्चे, उधड़ जाती है खाल जैसे पूरी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके लिए जनरली गाँव में बोला जाता है कि सर जो इचिंग होती है पाँव में वो सूजन आ जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या होती है बच्चे, तो आपको बोला है इचिंग, इचिंग बोले तो खुजलाहट, यहाँ पर खुजलाहट हो जाती है और बच्चे सूजन आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग आ जाती है। इसके लिए जनरली गांव में बोला जाता है कि जो मोम्स होती है, वैक्स होती है, मोमबत्तियाँ आती है, उसको पिघला के आप लगा सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, बाकी डॉक्टर से ही आपको कंसल्ट करना है। चलो अगली बीमारी के बारे अगर हम पढ़ें तो अगली बीमारी कौन सी है बच्चे, अस्थमा। अस्थमा बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, अस्थमा से क्वेश्चन बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है। अस्थमा होता किससे है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस से। ये एक कवक है, कौन से कवक से होता है आपको पता होना चाहिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस, फ्यूमिगेटिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। होता क्या है इसमें, ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस हमारे बॉडी में जाके और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, जहाँ से हमारी ऑक्सीजन जा रही थी, इस वाले एरिया में जाके जमा हो जाती है और हमको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बच्चे, कमी, यानी डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन के हमारे अंदर क्या हो जाती है बच्चे, कमी हो जाती है। तो अस्थमा अगर किसी को होता है, इट मीन्स उनका जो ये ट्रैकिया वाला पार्ट होता है,
जिसके माध्यम से ऑक्सीजन नीचे फेफड़ों में जा रही है, उसके अंदर जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार पर ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो फंगस होती है वो जाके जम जाती है, जिससे ऑक्सीजन को निकलने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा पाती है। तब ऐसे लोग क्या करते हैं बच्चे, आप बता सकते हो कि विंड पाइप जिनका ब्लॉकेज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चे, इसमें आप सीधा लिख सकते हो कि लक्षण में, इसके लक्षण आपसे पूछे तो बोल लेना है कि विंड पाइप ब्लॉकेज, विंड पाइप ब्लॉकेज, ब्लॉकेज यानी कि वायु नली ब्लॉक हो जाती है, वायु नली ब्लॉक हो जाती है। क्लियर है बच्चे, वायु नली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर आगे सर उसमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, ट्रैकिया, अफेक्टेड ऑर्गन ट्रैकिया। तो अगर आपसे प्रभावित अंग पूछे तो बच्चे प्रभावित अंग में आपको लिखना है ट्रैकिया, प्रभावित अंग, अफेक्टेड ऑर्गन तो आप लिख सकते हो बच्चे ट्रैकिया, क्या लिख सकते हो, ट्रैकिया। ध्यान रखना ये वाला ऑर्गन, ये ट्रैकिया। ठीक है, यहाँ पर ये प्रभावित अंग होता है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, यानी हिंदी में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की बच्चे अगर कमी पूछे तो कौन सी बीमारी में, अस्थमा में। इस काम के लिए इनके पास एक इनहेलर पंप होता है, क्या, इनहेलर पंप। उस पंप का ये उपयोग करते हैं, जब भी इनको सांस लेने में तकलीफ होती है वो तुरंत पंप का उपयोग करके अपनी सांस को क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, बराबर मेंटेन कर लेते हैं। भैया उसको क्या नाम दिया जाता है, इनहेलर। उस इनहेलर में कौन कौन सी गैस होती है, 85% होती है बच्चे ऑक्सीजन और 15% होती है बच्चे हीलियम। कौन सी होती है, हीलियम। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं जी अपने साथ एक पंप रखे रहते हैं, उस पंप में है क्या क्या, तो बच्चे बता देना है कि उस पंप में 85% तक ऑक्सीजन और 15% तक उसमें हीलियम गैस होती है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। आप प्योर ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते हो, प्योर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा थकावट आपके बॉडी में होगी, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और ग्लूकोज खत्म हुआ तो हमको थकावट शुरू हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा हीलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने सारी की सारी बीमारियाँ बच्चे किसकी पढ़ ली, फंगस की और प्रोटोजोआ की। यानी अभी तक हमने टोटल बीमारियों में क्या क्या पढ़ लिया है, जेनेटिक बीमारियों में लगभग हमने 10 से 12 बीमारियाँ पढ़ी थी, बैक्टीरिया वाले में लगभग 15 से 16 बीमारियां पढ़ी थी, 15 से 16 लगभग वायरस में हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रोटोजोआ में हमने 7 से 8 बीमारियां पढ़ी और 6-7 बीमारियां आपकी फंगस वाली पढ़ी। ठीक है बेटा, मतलब कुल मिला के लगभग हमने डिसीज़ का जो चैप्टर था वो ख़त्म कर लिया है। कुछ और बीमारियां बच रही हैं, जैसे कैंसर हो गया, जैसे मीना माटा हो गया, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, तो ये हम अगली क्लास में ख़त्म करेंगे और वहाँ पर अपना सारा डिसीज़ वाला चैप्टर को क्या करेंगे बच्चे, फिनिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।